नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज देश मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस और आप सभी को गणतंत्र देश की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश आज गर्व के साथ इस त्योहार को मना रहा है। हम भी आपको दिखाएंगे कर्तव्य पथ से देश की आन बान और शान, और आज पूरी दुनिया देखेगी भारत का दम। कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते जब हमारे जवान वहां से निकलेंगे, जब देश की संस्कृति सभ्यता को दिखाया जाएगा। थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी, भव्य परेड को सलामी देंगी। स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को समेटती महाकुंभ समेत 31 झांकियां आज कर्तव्य पथ पर अपनी छटा बिखेरेंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 76वें गणतंत्र दिवस की। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार तीनों सेनाएं एक साथ अपना प्रदर्शन देंगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर रहने वाले हैं। वहीं आज कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान की झलक भी नजर आएगी। जमीन से आसमान तक पराक्रम और जांबाजी की तस्वीर दिखेगी। दुनिया नए भारत का दमखम देखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रलय मिसाइल दिखेगी। फ्लाई पास्ट समारोह का मुख्य आकर्षण रहने वाला है, जिसमें राफेल, सुखोई समेत 40 विमान शामिल होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे कर्तव्य पथ से भारत की ताकत, आन बान शान और भारतीय संस्कृति सभ्यता। और ये कर्तव्य पथ से ही संदेश जाएगा। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री लगातार हर मंच से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के टारगेट को लेकर आगे चलने की बात करते हैं, चाहे वो 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के समय हो, जिसकी झलक आज कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। कैसे 2047 के उस लक्ष्य की तरफ भारत अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। आज भारत की वो ताकत नजर आएगी। हम कहां हैं, कितना हमें चलना है, ये सब कुछ नजर आएगा। 3 खास मेहमान भी हमारे साथ आज लगातार बने रहेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई साहब मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे जी मौजूद है, बहुत स्वागत है। और कमोडोर समूद सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। कविताओं से समा बांधेंगे। तो आज शुरुआत सामूद जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लक्ष्य जो हमारा है वो है विकसित भारत का 2047 का। आज की तारीख में अगर हम कहें जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, भारत की ताकत को किस तरीके से आप बयां करेंगे? सबसे पहले तो 76वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। संजय सोई साहब, देखिए बहुत खास, और इस मायनों में भी इस बार ये खास हो जाता है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। और भारत अपनी ताकत, हम सेनाओं की खास तौर पर अगर बात करें, जॉइंट ऑपरेशंस हम लगातार देखते हैं। उससे पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो
और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश के समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे, यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना, ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है
वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और 76वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुन रहे थे अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 76वें गणतंत्र दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही साथ संविधान का भी जिक्र कर रहे थे कि हमारा संविधान क्यों महान है और इसके पीछे की सोच किस तरीके से हमारे देश को महान बनाती है और आज हम विकसित भारत के उस लक्ष्य को लेकर अग्रसर हैं और कैसे उसकी एक झलक आज कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। सोई साहब, आप ही से मेरा सवाल सबसे पहला है, क्योंकि जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं हम कंपेयर करते हैं खुद को उन कंट्रीज के साथ जो डेवलप्ड नेशन है। आज शुरुआत हम सेना से ही करेंगे, क्योंकि एक झांकी जो नजर आने वाली है उसमें हमने देखा पिछले कई दिनों से, पिछले करीबन 1 साल से कैसे कोशिश ये हुई है कि एक समन्वय बिठाया जाए, जॉइंट ऑपरेशंस के जरिए दिखाने की कोशिश है कि बिना एक दूसरे के हम ताकत हमारी उतनी नहीं है, एक है तो श्रेष्ठ है कि लक्ष्य के तौर पर आगे बढ़ते हुए जो झांकी नजर आएगी जब हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स नेवी तीनों की ताकत कर्तव्य पथ पर होगी। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आज जो युद्ध हो रहे हैं, आज हम दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या इजराइल हमास, तीनों सेनाओं को एक मिल के काम करना पड़ता है। कोई भी अगर सेना हो, चाहे खाली से आर्मी जा रही है आगे लड़ाई में, तो हम सोचे कि एयरफोर्स पीछे रहेगा या फिर नेवी शामिल नहीं होगी तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एक जॉइंट ऑपरेशन होता है। ये हमने 62 में शायद ये लेसन, बहुत बड़ा लेसन हमने लर्न किया था कि जबकि एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जब हमारे पास ताकतवर एयरफोर्स थी, इस्तेमाल किया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। खैर वो तो इतिहास की बात है, लेकिन आज का समय है एक जॉइंट ऑपरेशन का, जिसके ऊपर थिएटराइजेशन के ऊपर भी काम चल रहा है, वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। और कभी भी जब भी एक जॉइंटनेस का जो टेबल्यू है वो एक दिखाता है कि आज हम किस प्रकार से मिलके आगे बढ़ेंगे लड़ाई में, तभी हम सफल हो सकते हैं। और मैं इससे एक स्टेज और आगे जाऊंगा कि अगर आज जिस प्रकार से देश की सोच है, बाकी देशों से भी मिलकर हम काम कर रहे हैं, जॉइंटनेस के अलावा डिप्लोमेसी, साथ ही साथ एक बात और है जो इसमें रिपब्लिक डे में आ रही है, वो है आत्मनिर्भरता की बात है। तो जो कई जो हमारे जो निकल रहे हैं टेबल्यू, उनमें आत्मनिर्भरता और देश में बने हुए वेपन सिस्टम्स के ऊपर काफी चर्चा होगी और हम लोग देखेंगे, जिससे वाकई में एक सैनिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज अगर हम अपने देश में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे यहाँ पर मैं फिर एग्जाम्पल देना चाहूंगा रशिया यूक्रेन का। रशिया अगर 3 साल होने वाले लड़ाई लड़ पा रहा है तो क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। अगर बाहर से लेने पड़ते तो 15 दिन के बाद खड़ा हो जाता वो। तो बड़ा जरूरी है ताकत के लिए, क्योंकि जो हथियार बनेंगे हमारी सेनाओं के हिसाब से बनेंगे, इकोनॉमी को फायदा होगा, नौकरी मिलेगी, एक्सपोर्ट हो गए। और आज पिछले साल हमने 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार हमने एक्सपोर्ट कर लिए। तो ये दिखा रहा है कि अभी भी देखिए इंडोनेशिया के साथ बात चल रही है, डिफेंस कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस खरीदने की बात हो रही है, पहले हम फिलीपींस को दे चुके हैं। तो ये सब चीजें देखते हैं कि एक तरह से ताकत बढ़ती है और बाकी देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे होते हैं और एक हम लंबे समय तक लड़ाई लड़ने में सक्षम होते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल संजय जी, पिछले कई वक्त में ये देखा भी गया है कि किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार हम भी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं और उसकी एक झलक देखने को भी मिलती है। समूह जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा आपके कविता के अंदाज में स्वर्णिम भारत की जो झलक है और हमारी देश की सेना की जो शौर्य गाथा है उसको अगर आप अपनी कविता के माध्यम से सुना दे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बात आत्मनिर्भरता की आती है तो मैं एक सैनिक होने के नाते अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, सैनिकों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आप हमारे देश के अंदर पूरी कर्मठता से काम करिए, हम देश की सुरक्षा में तैनात हैं। सैनिक कहता है कि कटीले पथ पर कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, कभी मां भारती को इस तरह बटने नहीं देंगे, यह हिंदुस्तान की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात है। डीके पांडे जी, संजय जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए, आज के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के।
डील की बात उन्होंने की कि किस तरीके से एक डिफेंस डील भी इस बार होने वाली, क्योंकि वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां है। फिलीपींस को हम ऑलरेडी ब्रह्मोस दे चुके हैं। सर, अगर हम एशिया की सरताज की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत, पहली बात आप मानते हैं कि चीन को टक्कर दे रहा है और ये जरूरी भी है, और दूसरी बात जो छोटे छोटे प्रांत हो या द्वीप हो वो कहीं ना कहीं अब स्पेशली हथियारों के मामले में भारत पर निर्भर हो गए हैं, और इसको हम रिलेट करते हैं जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है। सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। जहां तक है भारत की प्रगति की बात, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की जो धारा कही गई है, इस मूल तत्व के आधार पर हम जो है इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। ये बताता है कि किस प्रकार से हमने अपनी विरासत को एक विकास के रूप में एक नई दिशा दी है। आज जब विश्व में हम डिफेंस प्रोडक्शन में हमें चर्चा में करना चाहूंगा पहले कि हम लगभग 100 देशों को निर्यात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो निर्यात हमारा जो जा रहा है वो हो रहा है अमेरिका को, और दूसरे स्थान पर है फ्रांस। ध्यान रहे ये दोनों देश बहुत विकसित हैं डिफेंस सेक्टर में, लेकिन उनको भी हम लोग इस योग्य हो गए हैं कि इनको हम दे रहे हैं, और अर्मेनिया तीसरे स्थान पर है, और 100 से अधिक देशों को हम जो है अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताता है किस प्रकार से शनै शनै हमने प्रगति की दिशा में कदम उठाया है। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आपके जो खुद के जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो लोग हैं, डिफेंस सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, उनको बढ़ावा दें। सबसे मुश्किल जो काम होता है मार्केट का, कोई भी अगर नया कदम रखता है उद्यम, तो उसको आवश्यकता होती है मार्केट की, ताकि वो स्थापित हो सके, और भारत ने बहुत सुचारू रूप से उनको मार्केट दिया है। प्रतिबंध लिस्ट जो है जारी की है, जिसमें कि वो सारे स्पेस जो थे जो हम मंगाते थे बाहर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि आप मूल तत्व में खरीद सकें। ड्रोन के बारे में हम बहुत जल्दी 2030 तक $20 बिलियन का जो लक्ष्य हासिल कर लेंगे, और पूरे विश्व में भारत जो है ड्रोन हब कहलाएगा। तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब हमने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और सही दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी शुरुआत है, क्योंकि लंबा सफर है, लक्ष्य इतना आसान नहीं, लेकिन दूभर भी नहीं। तो हमें प्रयास करना होगा सब मिलके। और जो डीआरडीओ की चर्चा हो रही थी अभी, कि डीआरडीओ ने जो एक रक्षा कवच का डेवलप दिया है, जिसमें मल्टी लेयर थ्रेट को कैसे डिफेंड करना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी थ्रेट्स, उसके बारे में जो दिशा निर्देश है वो बताता है कि अगर तीनों सेनाएं साथ हैं तो उनका कॉम्बैट पोटेंशियल जो बढ़ जाता है। और ये एक अपने आप में जो इंटरऑपरेबिलिटी है, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है, यानी कि जो आपकी अकेले ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, एक है तो श्रेष्ठ है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन सोईसा पहले आपसे, फिर पांडे जी आपसे। आज और 2047 हम कहां खड़े हैं, हमें कितना आगे जाना है, एक संक्षेप में अगर मैं आपको। नहीं, बिल्कुल ये शुरुआत हो गई है। हाँ। एक सबसे पहले सोच में बदलाव आना, वो शुरुआत होना वो बड़ा जरूरी है। एक बार कदम आगे बढ़ गया तो फिर कारवां बन जाता है, आगे सबके सब बढ़ते चले जाते हैं और रास्ता मिल जाता है। अगर हमारा लक्ष्य निश्चित है, सबसे पहले लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित होना है, तो सभी फोर्सेस, मैं खाली सेना की बात नहीं करूंगा, इंडस्ट्री हो गया, साइंटिस्ट हो गए, चाहे वो रिसर्च की साइड में हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, हर जना उस लाइन में सोचने लगता है, बिल्कुल उधर आगे बढ़ता है। तो वही चीज, तभी हम वो लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चलिए, सोच बदली है, उस सोच की ओर को लेते हुए हम 2047 के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। पांडे जी, आज कहां देखते हैं भारत को? देखिए, हम 2014 में 1900 करोड़ से अधिक का जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफेंस प्रोडक्ट का, और आज हम जो है क्रॉस कर गए हैं 21,000, जैसा कि भी सोई सर ने बताया, और लक्ष्य है कि 50,000 करोड़ का आंकड़ा हम क्रॉस कर जाएं 2029 तक। तो ऐसे लक्ष्य जो हमने रखे हैं, जो कि ऐसे असंभव नहीं है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमको लगे रहना होगा, सब साथ मिलकर चलना होगा, देखना होगा कि हम एक दूसरे को परस्पर कैसे सहयोग दे सकते हैं, और जो जहां हमारे जो गैप्स हैं उनको कैसे हम भर सकते हैं। अपने खुद के जो हमारे इंजीनियर्स स्रोत हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए, तभी जो है और ज्यादा डेवलपमेंट होंगे और ज्यादा एमएसएमईज जो है वो कोशिश हमें लगातार करनी होगी, और हम अपने उस 2047 की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं लगातार, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो या फिर अगर हम देश में भी देखें और बाहर से हमारी लड़ाई को लेकर भी देखें, तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और जानेंगे। अब देखिए, 2015 से लेकर 2024 तक गणतंत्र दिवस की झांकियां आपको दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। 10 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं जो 2015 से 2024 तक मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज को दिखा रहे हैं। हर बार प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी की जो पगड़ी है वो बहुत खास होती है और एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2015 से लेकर 2024 तक की। आज देखने वाली बात ये होगी नवजोत की प्रधानमंत्री का परिधान क्या रहने वाला है, उनकी पगड़ी क्या संदेश आज देगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं आज कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान भी दिखेगी। जमीन से आसमान तक पराक्रम और जांबाजी की तस्वीर दिखेगी। दुनिया नए भारत का दमखम देखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रलय मिसाइल भी दिखने वाली है। फ्लाई पास्ट समारोह का मुख्य आकर्षण होगा, जिसमें राफेल, सुखोई समेत 40 विमान शामिल होने वाले हैं। तो देश की ताकत आपको नजर आएगी कर्तव्य पथ पर। बस अब से कुछ ही देर बाद समारोह की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ भी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, आज भारत कहां खड़ा है, कितना और चलना भी बाकी है। वाणी जी, अब आपके पास आते हुए, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। बहुत अहम है, न सिर्फ हम अगर देखें इंडोनेशिया के साथ भारत के तालमेल की अगर बात की जाए, और आज की तारीख में स्पेशली अगर इस आज की डेट की बात करें, इस मीटिंग की भी बात करें जो कल रात को भी हमने देखा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफेंस डील्स की भी बात हो रही है। इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंधों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इंडोनेशिया के साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ है और ये देखा जा रहा है कि समय के साथ और इनकी जो घनिष्ठता है वो और बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत अच्छा सूचक है दोनों देशों के लिए, क्योंकि दोनों देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और हम एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं विकास विकसित होने में, उसके लिए ये जरूरी है कि संबंध और मजबूत हो। जहां तक बात है कि राष्ट्रपति प्रबोवो की, तो ये चौथे इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट हैं जो कि आए हैं भारत में, और ध्यान रहे जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था भारत का, तो तब भी वो पहले जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो उस कारणों थे वो आए थे। जहां तक बात है प्रबोवो साहब की, प्रबोवो साहब जो है खुद डिफेंस मिनिस्टर से 2019 से 2024 तक, और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। एक और मजेदार चीज बता दें, इंडोनेशियन आर्मी में प्रबोवो जनरल पद पर रह चुके हैं, तो जानते हैं कि इस एरिया की, इस रीजन में क्या सेंसिटिविटी है जियोपॉलिटिक्स की, किस प्रकार से जो स्ट्रेटेजिक जो संतुलन है किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है, और जो समझौते हुए उसमें मुख्य समझौता यही है कि मैरीटाइम ऑपरेशंस में हम किस प्रकार से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, डिफेंस सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर के अलावा जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है उसमें हम कैसे हैंडशेक कर सकते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर और फूड प्रोसेसिंग। हम ध्यान रहे कि हमारा उनके साथ जो व्यापार है गत वर्ष वो $30 बिलियन का सीमा क्रॉस कर गया है। ये अब बहुत बढ़िया जो है फैक्टर है, क्योंकि हम एक दूसरे को पास हैं। कहा जाता है कि भारत से जो इंडोनेशिया है लगभग 100 नॉट कमाई दूर है। बिल्कुल डीके जी, मैं लौटूंगी आपके पास और आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। ये तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहाँ पर देख सकते हैं और वो मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस जहां हम मना रहे हैं, उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री को आप देख सकते हैं जो मिठाई बांटते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को भी हमने आपको दिखाया था, जिन्होंने कई बड़ी बातें लखनऊ से कही थी, जहां उन्होंने संविधान को लेकर कई बड़ी बातें कही। उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री को यहां पर आपने देखा, बिल्कुल अपने मंत्रालय में उन्होंने ध्वजारोहण किया और इसके बाद रक्षा मंत्री रुख करेंगे कर्तव्य पथ का। बहरहाल 76वें गणतंत्र दिवस पर लद्दाख में बर्फ के बीच जवानों ने तिरंगा फहराया है। आईटीबीपी के जवानों ने बॉर्डर पर तिरंगा लहराकर गणतंत्र का पर्व मनाया और साहस, हिम्मत और शौर्य के साथ साथ देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। ये तस्वीरें लद्दाख की, ये सोई साहब बहुत गर्व से भर देती हैं इस तरह की तस्वीरें, जहां पर देखिए कि बिल्कुल एकदम बर्फीला रेगिस्तान और वहां पर भी हमारा तिरंगा कैसे शान से लहरा रहा है। बिल्कुल मनजोत जी, मैं तो सर की मेरे साथ पोस्टिंग कश्मीर में रहे हैं और द्रास में भी जहां -30, -40, -50 तक चला जाता टेम्परेचर, वहां पर भी ये है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से आज हमारे जवान -50 लेह लद्दाख और +50 अगर राजस्थान में, वहां पर ड्यूटी देने को हमेशा तत्पर रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, हम लोग बाकी लोग आराम से सो सकें। ये जो अलर्टनेस है ये दिखा रही है कि किस प्रकार से जोश जज्बा उस इलाके में भी, मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दिल के अंदर भावना है, दिल के अंदर जोश है, दिल के अंदर जज्बा है, तो उसके बाद चाहे मौसम कैसा भी हो ड्यूटी तो देनी है, तो देनी है, क्योंकि यही हमारा काम है और देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण रहती है। इसी के साथ जरा इंडोनेशिया और भारत के संबंधों का जिक्र, एक कमेंट आपसे भी।
बिल्कुल, इंडोनेशिया और भारत के संबंध में और एक दो चीज जोड़ना चाहूंगा। हजारों साल पुराने हैं। आज भी लोग जाते हैं, बाली जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति है वहां पर, रामायण महाभारत के गीत, उसके ऊपर नृत्य होते हैं, नाटिकाएं की जाती हैं। मुस्लिम देश है, मुस्लिम सबसे बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन अपनी वो कल्चर जो पुरानी जुड़ी हुई है उससे अभी भी जुड़े हुए। क्योंकि क्या होता है, जब देश की लोग कि कल्चर से आपस में जुड़े तो दोस्ती होने में बहुत अच्छा रहता है। और इंडोनेशिया के साथ जैसे ग्रुप कैप्टन पांडे ने बताया था कि सबसे पहले गेस्ट वो रहे थे, और आज जिस प्रकार से हमारी डील हो रही है, देखिए इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ा है 2018 के बाद से। तब प्राइम मिनिस्टर गए थे, डिफेंस मिनिस्टर्स की विजिट हो चुकी है, फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हो चुकी है। तो इसके बाद से रिलेशन लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, लगातार कई एक्साइज हो गए। मुझे याद है 2023 में प्रधानमंत्री जी एशियन इंडिया मीट में गए थे, जब यहाँ G7 की मीट होने वाली थी, G20 की मीट हो रही थी, उससे रात को ही वापस आए थे। इतनी इंपॉर्टेंस दी थी कि वहां पर, क्योंकि इंडोनेशिया होस्ट कंट्री था, वहां पर जाकर उन्होंने अटेंड किया, फिर यहाँ पर आए। तो ये भारत ने भी इन देशों को जो इंपॉर्टेंस दी है, जो छोटे छोटे द्वीप वाले देश है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, इनके साथ आज हमारे संबंध जो प्रगाढ़ हो रहे हैं, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं चाइना अपना नेकलेस ऑफ स्ट्रिंग बना रहा है, तो वहां पर भी इंडिया भी इनको कहीं नहीं, उसके आसपास के देशों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, हमारी दोस्ती बढ़ रही है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में हम इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात जो आपने कही है गुंजन, देखिए देखने वाली बात है, आपने यहाँ पर सभ्यता संस्कृति का जिक्र किया। इंडोनेशिया ने आज भी उसको सहेज कर रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे, वो भी हमें ताकत देती है एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने में। आज जो राज्यों की झांकियां होंगी उसमें आपको गुंजन बिल्कुल वही नजर आएगा। चाहे हम उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें, जहां एक महाकुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज संगम में, गुंजन आप तो वहां से होके आई हैं, बिल्कुल उसी की एक रेप्लिका यहां पर आज आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी, जहां पर समुद्र मंथन की तस्वीर होगी, महाकुंभ होगा, कलश स्थापना करते हुए आर्टिस्ट वहां चलेंगे। इसके अलावा बिहार की झांकी की बात की जाए, अलग अलग राज्यों की जो झांकी है उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सभ्यता को एक तरीके से सहेज के रखा हुआ है। वो तस्वीर बेहद खूबसूरत हो गया। बिल्कुल नवजोत, इसीलिए तो हर बार हम सिर्फ देश की ताकत की एक झलक नहीं दिखाते, हम अपनी संस्कृति की भी झलक दिखाते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी एक झलक दिखाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दी हैं। उन्होंने लिखा है कि आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। ये राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। तो ये प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। समूह जी, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि हमारे देश की रक्षा जिस तरीके से हमारे जवान करते हैं उनका हम जिक्र कर रहे थे, चाहे पारा माइनस में हो या फिर 50 डिग्री से ऊपर चला जाए, हमारे जवान हमेशा डटे रहते हैं। तो देश की शौर्य शक्ति के ऊपर अगर आप कुछ सुनाएं तो। जी बिल्कुल, और मैं सरहदों पर खड़े हुए सैनिकों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ साथ देखिए, हम जब अपने देश की ताकत की बात करते हैं, हमने सैन्य ताकत का जिक्र किया, हमने दिखाया किस तरीके से हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको समेटते हुए आज हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी ताकत है देश की, वो है हमारी महिलाएं। तो उनके लिए 4 लाइनें सामूजी। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से मातृशक्ति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, ये काबिल तारीफ है। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां, फिर भी हमको लग रही क्यों बोझ भारी बेटियां। अरे मुल्क की, देश की चारों तरफ से पैरवी हो जाएगी, साथ होंगे 2 हमारी 2 तुम्हारी बेटियां। क्या बात है। और एक दिन उभरेंगी बनकर जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां, और बाइबल, कुरान, गीता और सदगुरु ग्रंथ सी
रह रही हैं घर में मिलजुल कर हमारी बेटियां। और कहता हूं कि आसमां भी है चरौरा, इस कदर हैरान है, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां। क्या चंद्रमा बात को छू रही हैं बारी बहुत बारी खूब। बेटियां। चलिए क्या आपको बात जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी गणतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। कैसे लाल चौक गणतंत्र के इस उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। हमारे साथ अशरफ आनी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में खड़ा हूं इस गणतंत्र दिवस पर। इस लाल चौक का इतिहास बहुत पुराना है। 1992 26 जनवरी को इसी लाल चौक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराने के लिए आए थे, जब कश्मीर के हालात कुछ अलग थे, आतंकवाद चरम पर था। लेकिन अब 32 साल गुजरने के बाद लाल चौक की तस्वीर और सीरत भी बदल गई है। 1992 में यहाँ पूरा लाल चौक बर्फ से भरा हुआ था। अब मौसम में भी बदलाव हुए हैं। 26 जनवरी को हम देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर के साथ साथ लाल चौक में कोई बर्फ मौजूद नहीं है, लेकिन उस बीच वो परंपरा जो 26 जनवरी 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शुरू की थी, वो अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से युवा यहाँ आते हैं, तिरंगा फहराते हैं और कहीं न कहीं कश्मीर की इस बदलती सूरत और तस्वीर को पेश करने की कोशिश करते हैं। अब इन 32 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अगर गणतंत्र दिवस समारोह की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा समारोह जम्मू में होगा, लेकिन श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र शर्मा जो हैं वो अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। उस बीच पूरे कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ तक कि जो नियंत्रण रेखा कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में भी है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम विनय है। विनय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। 26 जनवरी में लाल चौक में आने का क्या मकसद? मेरे लिए तो ये देश के लिए बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। और हमने सोचा था हम कश्मीर घूमने आ रहे हैं और 75th रिपब्लिक डे भी है, तो हमने सोचा कि हम ये श्रीनगर में मनाएंगे, तो बहुत एक अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पर टीवी में भी देखा था, यानी तो वो हर वहाँ से ही, यहाँ से अहमदाबाद से, गुजरात से ही है वो भी, और उनको ही देख के मैं जब भी जैसा वैसे यहाँ पर मैं उसके बाद मैंने सोचा मैं कभी भी लाल चौक जाऊँ वहाँ पर और तिरंगा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आया, 2022 में मैं आया, तिरंगा ले रहा आया। यहाँ पर अमन, शांति और भाईचारा, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आज देखो जम्मू कश्मीर भी विकास की तरफ से भी आगे दौड़ रहा है। ट्रेन भी चालू हो रही है, वंदे भारत ट्रेन चालू हो रही है, चिनाब ब्रिज बना है, और यहाँ पर अमन, शांति और भाईचारा भी यहाँ पर मेरे को देखने में मिलता है। 2022 से मैं ऐसे ही अकेला यहाँ पर ऐसे ही अकेला घूमता हूँ। मुझे आज तक मैंने जैसे जैसे सुनते थे 370 से पहले कुछ अलग माहौल होता था, पर मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कोई माहौल। मैंने गई जैसे पहले सुनते थे डर जैसा माहौल, ऐसा मैंने नहीं देखा कभी भी माहौल। तो सही जाहिर है कि कहीं ना कहीं इन 32 साल का बदलाव और वो परंपरा आगे बढ़ाते हुए ये युवा जो कि इस शून्य से नीचे -2 डिग्री के तापमान में लाल चौक में इस तरह पर खड़ा है। सोई साहब, लाल चौक के इस जोश पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो खुद गया हुआ था लाल चौक में, माहौल बिल्कुल बदला। देखिए 370 हटा, उसके बाद से लोगों को पता चला। देखिए उससे पहले पत्थर फेंकना, हड़ताल करना, स्कूल बंद रहने, कुछ काम धंधा नहीं। अब टूरिस्ट आ रहे हैं, 1,80,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट गए, बहुत बड़ी संख्या है। इनकम हो रही है, काम धंधा मिल रहा है, स्कूल खुल रहे। वैसे देखा जाए कौन पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाए? कौन पेरेंट्स नहीं चाहते उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने? सब चाहते हैं। ये माहौल बनाने वाली बात होती है। एक बार जब आज मिलिटेंट जो है डिफेंसिव हो गए, और एक बार जब लोगों को एक चीज को चखने का मौका मिल गया कि अच्छी लाइफ कैसे होती है, वो फर्क पड़ गया इसका। मैं तो खुद यहाँ लाल चौक पे रात को 11 बजे जाके आइसक्रीम खाई। अभी जुलाई के महीने में गया था, डल लेक के किनारे घूम रहे थे,
कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आम आदमी के अंदर जो सोच में बदलाव आ गया है, ये वाकई में देश के लिए, कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी तंगी होती है कई बार, जब भी हम देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा अमन चैन कैसे आ गया। नहीं, आपने सोच की बात की ना डीके पांडे जी, 2 लाइनें इस पे और जोड़िए। जब हम सोच की बात, हमने शुरुआत ही इसीलिए की थी कि देखिए सोच बदलनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ तक पहुंचना है। और कहीं ना कहीं ये सोच आपको बदली नजर आती है जम्मू कश्मीर में भी। निश्चित रूप से, क्योंकि जो मैं 1990-91 में रहा हूं, जबकि जो है ये दुश्वारियां थी वो एकदम बिल्कुल टॉप पे थी और सुरक्षा के लिए लिहाज से हम लोग हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन अभी जो माहौल है एकदम बदला हुआ है। चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर लोगों की भागीदारी देखी गई और कहा जाता है कि सांस्कृतिक जो धरोहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर है और जो सॉफ्ट पावर का इफेक्ट होता है वो हार्ड पावर से ज्यादा होता है और उसका एक नमूना है यहाँ पर। और आपको पीओके में जो लोग आप सुन रहे हो, लगातार खबरों में आता है कि पीओके वासी चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, क्योंकि वो देख रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है और वहां के जो लोग हैं उनमें पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और बाकी धाराओं में जुड़ने का अवसर मिल रहा है। जो कि पीओके में जो हैं लोग, वो जो है उनको सबसे दूर है, क्योंकि एक सौतेला व्यवहार उनका होता है पाकिस्तान में। तो जिस प्रकार से आगे बढ़े, और आप जो वहां पर सैलानी गए हैं पिछले वर्ष और उसके पहले, वो एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। तो ये बताता है कि माहौल निश्चित रूप से जो है वो बदला है। लोग मुख्य धारा में अब जुड़ना शुरू कर रहे हैं। अभी हम परेड में देखेंगे कि वहां की बेटियां भी जो परेड में हिस्सा लेंगी, तो ये बताता है कि किस प्रकार से चीजें जो है सामान्य हो रही हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल विल और डेमोक्रेटिक विल जिसे कहा जाता है, उसको दोनों का होना बहुत आवश्यक है। और हमने लोकतांत्रिक ढांचे को वहां मजबूत किया है। बताता है कि लोग जो है जन भागीदारी हो, वो जिसमें सब धारा में, मुख्य धारा में आए और साथ बढ़े और भारत के विकास में वो उतने ही शामिल हो जितना कि कोई भी अन्य राज्य के देश के लोग हो रहे हैं। बिल्कुल डीके जी, इसीलिए कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं जो पहले कभी खौफ खाया करते थे। वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो राहत की बात है ही, लेकिन ये बताता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। सबूत जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। भारत की विरासत, भारत की संस्कृति और भारत जिस तरीके से विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस पर अगर आप कुछ पंक्तियां सुनाएं तो। जी बिल्कुल, भारत की विरासत और भारत की संस्कृति की अगर बात करें तो 2017 में मैं और मेरी वाइफ हम दोनों लाल चौक पर गए थे और आज का और जब का बहुत ज्यादा बदलाव है। मैं देशवासियों को इस विषय पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपनी कविता के जरिए कि वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम, हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाएं हम। उठो कि कायनात को तुम्हारा इंतजार है, खिली हुई फिजाएं हैं, खिली हुई बहार है, खिली है आज हर कली, खिला खिला है ये चमन, खिली है आज धूप भी, खिली है भोर की किरण। तो क्यों न इसके साथ साथ आज खिलखिलाएं हम, हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाएं हम, हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाएं हम। क्या बात है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद बस शुरुआत होने वाली है जब दुनिया देखेगी कर्तव्य पथ से भारत की ताकत को। और 10:30 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी और साथ ही साथ कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र उत्सव की शुरुआत होगी। इस बार के जो मुख्य अतिथि हैं वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बढ़ते संबंधों को भी कहीं ना कहीं इस बार कर्तव्य पथ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि एक डेलीगेशन इंडोनेशिया का भी है जो यहां पर कदमताल भारतीय सैनिकों के साथ करता हुआ नजर आएगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ देश किस तरीके से आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है वो भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें कई मायनों में खास है और इस बार का गणतंत्र दिवस भी खास है। एक तो हमारे खास मेहमान जिसका जिक्र नवजोत आपने किया, साथ ही साथ इस बार प्रलय मिसाइल हमें देखने को मिलेगी, साथ ही तीनों जो हमारी सेना है उनकी ज्वाइंट झांकी देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि देश हर एक लेवल पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जल थल नभ सेनाएं जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी तो पूरा देश की जो शौर्य गाथा है दुनिया देखेगी, जिसकी एक झलक देखने को मिलेगी। तो 10:30 बजे के लगभग से वो परेड, वो तमाम झांकियां देखने को मिलेंगी। करीब 31 झांकियां हैं जो आज निकलनी है। कार्यक्रम की शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद से हो जाएगी। हर एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे।